अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये अलमिया रहा है कि सियासी जमातें हमेशा पावर पॉलिटिक्स करती आई हैं। इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब की बार ये क्या हो रहा है? कोई भी सियासी जमात हुकूमत बनाने के लिए तैयारी नज़र नहीं आ रही है, बनाना ही नहीं चाह रहा है कोई। इलेक्शन नताइज ऐसे हैं कि हुकूमत बनाने की ख्वाहिशें तो दूर, ज़रूरत पूरी भी नहीं हो रही है। सियासी इत्तेहादों के तजुर्बात इतने तल्ख हैं कि एक दूसरे के जितना करीब आने की ज़रूरत है उतने ही सब दूर जा रहे हैं। तो ऐसे में जोड़ तोड़ के साथ हुकूमत साजी में एतमाद साजी कहाँ से लाएंगे? ऊपर से नताइज पर धांधली नहीं, धांधला जैसे इल्ज़ामात लग चुके हैं। इलेक्शन के नतीजे में जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन का खात्मा एक मकसद था, वो एक बड़ा जिन बनकर अब सामने आ गया है। नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM समेत दूसरी जमातों से मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान तो ज़रूर किया, लेकिन अगला इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं है। ये सोचकर नून लीग कभी एक कदम आगे तो कभी दो कदम पीछे हट रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। इसे इक़्तिदार की बंदरबांट कहें या फिर पावर शेयरिंग फॉर्मूला, फाइनल होने का ये नाम ही नहीं ले रहा। इक़्तिदार में हिस्सादार बनने के लिए पीपल्स पार्टी को क्या ऑफर की जा रही है, वो भी आज बिलावल भुट्टो ने जलसे में बता दिया। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं, जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। अब हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगली मीटिंग कल होना शेड्यूल है। ऐसे में PTI ने भी इलेक्शन में धांधली का पीछा करते हुए हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। आज PTI के नामजद वजीर आजम उमर अयूब ने इस हवाले से क्या कहा, जरा देखिए। सीटें 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और प्रूव करके दिया। मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोगों का नाम जो इस पे अक्यूज हुए हैं वो इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए और साफ शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। अब ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है कि PTI नून लीग से मिलना चाहती है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो फिर वफाक में हुकूमत साजी कैसे होगी, नंबर्स कैसे पूरे होंगे? जिन 180 सीटों का दावा किया जा रहा है, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। क्या तब तक हुकूमत बनेगी नहीं? इंतज़ार होगा, फैसलों का इंतज़ार होगा। सवाल ये भी है कि धांधली की शफाफ तहकीकात के बाद क्या PTI की सीटों में मज़ीद इजाफा हो सकता है? कितना मतवक्के है ये? दूसरी तरफ आम इंतखाबात में धांधली का जितना ज़्यादा शोर उठ रहा है, मुस्लिम लीग नून उतनी ही ज़्यादा जो है वो डिफाई पोजीशन लेती हुई नज़र आ रही है। धांधली के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर लगते हैं, मगर जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सामने आ जाते हैं। PTI के इल्ज़ामात हो या फिर कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात, मुस्लिम लीग नून को यह भी सानिया 9 मई पार्ट 2 लग रहा है। आज लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ज़रा देखिए। मेरा फियर ये है कि एक और 9 मई इज इन मेकिंग। इस हद तक ये मामला ज्यादती पर मबनी है कि 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा और ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन ज्यादती है। इसमें पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ साजिश थी, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ साजिश थी, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी और ये साजिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। ये तो मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करती, वो चाहे हुकूमत में हो तब भी तस्लीम नहीं करती। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान पाकिस्तान में इलेक्शन धांधली के तनाज़े में एक नया एडिशन है, जिसने PTI के धांधली के जो एक बयानिया है, मकबूल बयानिया, इसको ज़ाहिर एक तक़वियत बख्शी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में जो बिगाड़ आ चुका है और जैसे इलेक्शन की साख पर सवालात उठ चुके हैं, ये सब कैसे दुरुस्त हो सकता है? आइंदा के सियासी मंजरनामे में होना क्या जा रहा है? हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं बात करूंगी। अली मोहम्मद खान साहब PTI के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, अभी आपने मलिक अहमद खान साहब की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि 9 मई से आप लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं है। पहले भी सियासत के खिलाफ साजिश थी, इस मुल्क के खिलाफ साजिश थी, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश थी। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये उन्हें लग रहा है कि सानेहा 9 मई पार्ट 2 हो रहा है। तो आप लोगों ने वाकई नहीं कुछ सीखा 9 मई से, जो आप लोगों पर एक बार फिर से इल्जामात लगा रही है नून लीग? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
मलिक अहमद साहब तो संजीदा आदमी हैं। अजीब सी बात उन्होंने कर दी है। अपनी हुकूमत में थे 18 महीने, अगर कोई कुछ गलत हमने किया था बतौर जमात, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, तो साबित कर देते। उनकी हुकूमत थी ना, राना साहब वज़ीर दाखिला थे, कर देते साबित। किसी एक पे कुछ साबित हुआ है? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी स्टार्ट करवाई, कोई जुडिशियल कमीशन बनवाने की कोशिश की, वो तो मॉडल टाउन का नहीं हल कर सके, तो 9 मई का क्या करेंगे? 9 मई तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात कोई गलत नहीं किया। जो किया कुछ लोगों ने गलत किया, उसकी वो सजा भुगत रहे हैं, केस पे चल रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई उसमें मुलजिम होगा तो मुजरिम बन जाएगा। बाकी इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ का 9 मई में पुरतशद्दुद कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर ऐसा ना होता तो अवाम हमें पास ना करती। पाकिस्तान की अवाम इस मुल्क से मोहब्बत करती है और अवाम ने हमारे तमाम मुखालिफिन को 8 फरवरी को जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब एक मुहिब वतन पाकिस्तान और मुहिब वतन जमात हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जमात के तौर पे हम सामने आए कि हमारा निशान छीन लिया, हमारे लोग गिरफ्तार किए, सब कुछ कर दिया, लेकिन कौम ने फिर भी हमें पास किया। अब आगे की बात करें, मुल्क कैसे चलाना है, मुल्क के साथ क्या करना है, ये माजी से निकले अब। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब 180 सीटों का दावा तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है हुकूमत बनाने का एक जो प्रोसेस है वो शुरू होना है। कैसे आप लोग हुकूमत बनाएंगे, ये बात तो आप लोगों की तरफ से भी तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग जाहिर है नहीं मिलेंगे, आपके बयानिए को नुकसान होगा। जो सियासत आप लोगों ने अपना एक बयानिया लेकर चले हैं ना, आप लोगों ने नून लीग के साथ मिलना है, तो कैसे आप ना आप MQM के साथ मिलना है? क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि कराची में जो PTI का मैंडेट था वो MQM को दिया गया है, तो मिलना आप लोगों ने किसी के साथ नहीं है। दावा 180 सीटों का है, हुकूमत कैसे बनाएंगे आप लोग? अगर इंसाफ होता है और फॉर्म 45 का इंसाफ होता है और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट बनता है, अवाम ने जिधर वोट डाला है उसके मुताबिक अगर रिजल्ट बनाए तो 170-180 के करीब हमारी सीटें बनती हैं। अपने मैंडेट पे हम हुकूमत बना सकते हैं। उस लिहाज से उमर अयूब साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पीपल पार्टी या नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत, आपने खुद बताया, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही तर्जुमानी की, बिल्कुल बईद इस कयास है। तो इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद हैं और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, अगर वो चाहें तो 2 महीने के अंदर अंदर इन चीजों का वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन पर तो आप लोगों को एतमाद रहा ही नहीं है। पिछले 6 महीनों से जो कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर निशान छीनने तक, आप लोगों को उम्मीद है कि वहां से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, यही फोरम्स हैं, चाहे उम्मीद है या नहीं, हमने जानना उधर ही है। इलेक्शन कमीशन पे कल जो चार्जशीट लगी है, उनके अपने ही बहुत बड़े अफसर जाहिर उनके नीचे काम कर रहे थे। एज रावलपिंडी के जो कमिश्नर साहब ने बात की है, कभी हालिया तारीख में कभी इतनी जरूरत किसी ने दिखाई। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है, इलेक्शन कमीशन का तो कल तरदीद कर दी उन्होंने। कहा, आपने बाद में वो DROs की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी नए कमिश्नर पिंडी के साथ, वो कहते हैं इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, इनके तो कोई ऑर्डर्स ही नहीं होते। इनका क्या ताल्लुक था इलेक्शन वाले दिन से? कोई ताल्लुक नहीं था इनका। सरकारी मुलाजमीन से अपनी एक सरकारी मुलाजिम के सच को निगेट करना पाकिस्तान में, अब मुझे पता है कोई एक शख्स पे यकीन करता है जो कल DROs रात कितने बजे वो निकल के आगे उन्होंने बातें की हैं। हम तो ये कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो, इन्वेस्टिगेट हो कि आखिर क्या वजह बनी कि वो शख्स जो उनके साथ 1 साल से काम कर रहा था और हर तरह से इनका मंजूरी नजर था और बड़ा माजी में उन्होंने शहबाज साहब या हमजा साहब के करीब काम किया। ठीक है, सरकारी मुलाजिम जब होगा, ब्यूरोक्रेट से उसने काम करना है, तो ये मैं नहीं कह रहा कि वो उनके नजदीक था या उनका कोई खुदा न खास्ता करीबी ताल्लुक था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आदमी तब तक काबिल कबूल था जब तक वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जो उनके ग्रैंड डिजाइन के खिलाफ हो। उसने सच बोला तो हम कहते हैं पागल है। तो जाहिर है इस माशरे में जो सच बोलेगा उसको पागल ही कहेंगे ना, जहाँ सब अपना जमीर बेचें। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो करो भाई, बजाय उसको पागल मत कहो। सही, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ। बहुत मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। बदतरीन सियासी मुखालिफिन यानी इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान का धांधली के लिए एहतजाज पर इकट्ठा होना
जहां दोनों जमातों के कारकुनान के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, वहीं मुखालिफिन भी इन कुर्बतों को हज़म नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा शोर मचा हुआ है कि जब से मौलाना फजलुर रहमान ने यह बयान दिया है कि इमरान रजीम के पीछे जनरल बाजवा थे, अब इसे नाराज़गी कहें, कुछ लोग नाराज़गी कह रहे हैं, या असूली सियासत का नाम दें, या मिस कमिटमेंट का नतीजा करार दें इसको, कि PDM के साबिक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद को लेकर इमरान रजीम चेंज की हंडिया बीच चौराहे में फोड़ दी है। मौलाना साहब के एक बयान ने सारी लुड्डो ही उलट कर रख दी है, क्योंकि वो PDM के सरबराह थे और उनसे बेहतर इस तहरीक की हकीकत कोई नहीं जानता। इसके साथ मौलाना साहब का इत्तेहादी हुकूमत में बैठने से इनकार और सियासी मुखालिफ PTI से बढ़ती कुर्बतें ऐसे सियासी धमाके हैं कि जिनसे मौलाना से इत्तेहाद की उम्मीद लगाई बैठी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभल नहीं पा रही हैं। अब जहां मौलाना के मौक़िफ़ से इमरान खान के बयानिए की जीत होती नज़र आ रही है, वहीं पर मौलाना साहब के हालिया बयान पर तब की इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सफाइयाँ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मौलाना जो है वो आलिम दीन है, अब इनके बारे में क्या कहा जाए, क्यों वो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये मानना है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई तो मौलाना साहब सबसे आगे थे, PDM के सरबराह होते हुए हर इजलास को चेयर करते थे। मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान और उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजाहतों के ने एक बार फिर से कई सवालात को खड़ा कर दिया है कि PTI हुकूमत के खिलाफ आने वाली तहरीक अदम एतमाद की दाल में कुछ काला था या फिर पूरी दाल ही काली थी। वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि मौलाना साहब को ऐन उस वक्त क्यों याद आया जब इलेक्शन नताए जाए या सीटों का जोड़ तोड़ जारी है। एक अमूमी तासुर ये भी है कि मौलाना साहब जो हैं वो मौजूदा सिस्टम में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसी मकसद के लिए वो अपने पुराने इत्तेहादियों से दूरी इख्तियार करके PTI के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। JUI का इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करके PTI का साथ देने पर भी पुराने इत्तेहादी अब एतराज़ उठा रहे हैं कि JUI के साथ अगर धांधली हुई तो वो उनसे जीतने वाली तहरीक इंसाफ ने की होगी, तो फिर उन्हें उनसे मिलकर एहतजाज करने की बात आखिर क्यों की जा रही है। PTI तो JUI के साथ हाथ मिलाने को हालात और वाक़यात का जबर कह रही है, लेकिन बाज़ सियासी मुबस्सरीन की ये राय है कि JUI फे और तहरीक इंसाफ की ताज़ा दोस्ती ये आगे बढ़ नहीं सकेगी। अगर किसी किस्म का इत्तेहाद हुआ भी तो उसका सियासी नुकसान भी इन दोनों जमातों को ही होगा। ये तासुर कितना दुरुस्त है और आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है। फिर कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात और बड़ी सियासी जमातों के हुकूमत साजी से कतराने के अमल ने मुस्तकबिल पर बड़े सवालात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। बहरहाल अगर मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है इनकी जमात तहरीक शुरू करती है, PTI इसमें शामिल होती है, तो ये तहरीक कितनी मौसर हो सकती है। क्या मौलाना पावर पॉलिटिक्स वाकई कर रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरे जो इनके इत्तेहादी हैं उनको मनाने पे लगे हुए हैं, तो मौलाना भी बीच में है, मान जाएंगे या वाकई असूली सियासत पर खड़े हो गए हैं मौलाना। मैं बात करूँगी, मुझे मौलाना राशिद महमूद सुमरो JUI के रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। मौलाना साहब, क्या अब ये उसूली सियासत आप लोग कर रहे हैं कि वाकई इस धांधली के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अब आप लोगों ने खड़े होना है, ये धांधली की जीत कबूल नहीं है, पूरे मुल्क से अब धांधली की आवाज़ें आ रही हैं, क्या वाकई आप लोग अब तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और उसके साथ देखें जो आपने इंट्रो में बातें की हैं, आपकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूं और बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक नहीं करता जी। जहां तक PTI के साथ आप कुर्बतों की बात कर रही हैं, PTI के साथ हमारी कोई कुर्बत नहीं हुई, हम उनके घर नहीं गए, मौलाना साहब उनके घर तशरीफ नहीं लेकर गए, हमारा कोई डेलीगेशन इमरान खान साहब से मिलने के लिए जेल नहीं गया, या उनके किसी उमर अयूब साहब से लेकर किसी बंदे के घर पर नहीं गया। PTI वाले हमारे पास तशरीफ लाए हैं, मुस्लिम लीग नून हमारे पास तशरीफ लाए हैं। कुर्बत उधर से हो, इधर से कोई मिलने जाए। तो सुने, आप मुझे जवाब तो पूरा करने देना, आप जवाब तो पूरा करने देना। पीपल्स पार्टी वाले हमारे घर तशरीफ लाए तो ये मेहमान नवाजों का घर है, हम अपने घर पर आने वाले लोगों को खुशामदीद कहते हैं, उनको धक्के देकर अपने घर से बाहर नहीं करते। हमारा हुजूम जो रखा गया है, 4 और 5 सीटें हमें दी गई है, उसके बाद भी लगता है कि ये तमाम जमातें, किसी ने 90 सीटें जीती हैं, किसी ने 80 सीटें जीती हैं, किसी ने 60 सीटें जीती हैं, कि वो पार्लियामेंट का रुख करें, लेकिन वो मौलाना फजलुर रहमान के घर का रुख कर रहे हैं। तो लगता यह है कि पार्लियामेंट के दरवाजे पर शायद लिखा हुआ है कि मौलाना साहब के बगैर अंदर आना मना है, इसलिए शायद वो पहले मौलाना साहब के पास आ रहे हैं और मौलाना साहब को साथ ले जाकर पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहते हैं।
मेरी गुजारिश ये है कि पीटीआई के बारे में हमारे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 16 साल से हम एक बयानिए पर पीटीआई के खिलाफ और बिलखुसूस बानी पीटीआई के खिलाफ सड़कों पर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि 16 साल पहले से पीटीआई अपना वफद भेजती और वो हमें बताती कि भाई आपका हमारे ऊपर जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सुन लेना, मेरी बात भी सुन लेना। आपने इतने बड़े इल्जाम लगा दिए मौलाना साहब पर, तो मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दें आप। जी प्लीज, आप मौका तो दें। आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं, उसके बाद मुझे आप इजाजत भी नहीं देती कि मैं उसकी कोई सफाई करूं, या तो आप बात न करती। आपने कौम के सामने एक बात रखी है तो उस बात का आप मुझे जवाब देने दें कौम को। बात यह है कि 16 साल पहले वो तशरीफ लाते, आप बता देते हमें इमरान अहमद खान नियाजी के माइंड सेट से इख्तिलाफ है, हमें उसके नजरिए से इख्तिलाफ है, उसके जिस्म से कोई इख्तिलाफ नहीं है। आज भी अगर खान साहब उसी नजरिए पे खड़े हैं, उसी माइंड सेट के साथ खड़े हैं, तो JUI किसी सूरत पीटीआई के साथ चलने के लिए न तैयार थी, न तैयार है, न तैयार रहेगी। लेकिन अगर खान साहब उस नजरिए से हटते हैं और अपना उस नजरिए से पीछे हटते हैं, उस पर माजरत करते हैं या उस पर सफाई देते हैं, तो JUI पीटीआई के साथ चलने पर सोच सकती है। एक घर पर वो आ गए, हमने उनको वेलकम किया है, लेकिन कोई फैसला उनके साथ चलने का नहीं हुआ। न हम मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम के लिए वोट देंगे, न हम पीटीआई के किसी उम्मीदवार को वजीर आजम के लिए वोट देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जहां तक आपने इल्जाम लगाने की बात की, तो कुर्बत की बात की, बात यह है कि इस वक्त ना आप लोगों की जाती कोई लड़ाई है, ना तहरीक इंसाफ की कोई जाती लड़ाई है। अगर मौलाना साहब भी खड़े हुए हैं तो इस सिस्टम के खिलाफ अगर वो खड़े होने जा रहे हैं तो कोई आपको जातियात का कोई मसला नहीं है पूरे मुल्क में। तो आप हमें मुबारकबाद पेश करें। सुन लेना, मेरी भी सुन लें सर, मौलाना साहब मेरी सुन लें बात। जी 2018 में भी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस बयानिए पे हमारे साथ खड़े थे, आज वो हमारे साथ उस बयानिए पे नहीं। पीटीआई उस वक्त हमारे साथ नहीं थी, आज पीटीआई है। लेकिन हम 2018 में जिस बयानी पे खड़े थे, आज 2024 में भी उसी बयानी पे खड़े हैं, हम इससे नहीं मुकर रहे। कुर्बत की बात पता नहीं आपने इतनी माइंड क्यों कर ली। अगर कोई घर चलकर आ गया है, कोई हाथ बढ़ाना चाहता है, वो वही बात मैं कर रही हूँ कि उनका कोई जाती मकसद है ना आप लोगों का कोई जाती मकसद है। दोनों तरफ से एक ही बात हो रही है कि धांधली हुई है। इस बार तो डिफरेंट सब कुछ सिचुएशन इसलिए है कि जो जीतने वाले हैं वो अपनी जीत इसलिए कबूल करने को तैयार नहीं है कि जाली मैंडेट उनको कबूल नहीं है। ये सिस्टम की तब्दीली इस वक्त है जिसके लिए आप लोग भी खड़ा होना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी खड़ी हो रही है, जमात इस्लामी भी खड़े हो रही है। नंबर एक। नंबर दो, जो मौलाना साहब पर जो एतराज़ात उठा रहे हैं इमरान खान के करीब जाने पर, वो मीडिया एतराज़ नहीं उठा रहा है, वो आप लोगों के पुराने इत्तेहादी जो है वो उठा रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो कैसे उनके साथ जाकर खड़े होंगे, कैसे उनके लोग उनसे मिलने के लिए चले गए, जिनके बारे में इमरान खान जो है, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती जो इमरान खान साहब मौलाना साहब के लिए किया करते थे। तो हम लोग एतराज़ नहीं कर रहे हैं। आपने अभी एक बात की है कि आप लोग उनके साथ नहीं चल सकते अगर उनका नजरिया वही है। नजरिया मौलाना साहब के बारे में आप बात कर रहे हैं या उनकी सियासत के नजरिए की बात कर रहे हैं? मौलाना साहब के बारे में जो बातें करते रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को माफी चाहिए, उसके बारे में माजरत करें, फिर क्या बात है? नहीं, हमने कभी भी गाली का जवाब गाली से दिया ही नहीं। मौलाना साहब की पूरी जिंदगी आप देख लें, उन्होंने कभी भी गाली नहीं दी है। उन्होंने एक माफी की बात की है, माफी चाहिए, माफी की बात नहीं, ये भी बात नहीं की है मौलाना साहब ने, ये भी बात नहीं की है मौलाना साहब ने, ये भी बात नहीं की है। वो खान साहब जाने उनका ज़रफ है। हमारी जमात का उनकी पार्टी के मुतालिक, उनके पार्टी के मंशूर के मुतालिक एक नजरिया है कि वो पर काम कर रहे हैं। हमें उस हवाले से क्लियरिफिकेशन जब तक नहीं मिलती तब तक हमारा उनके साथ चलना महाल होगा। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की आप बात फरमा रही हैं, या उनके जमात के लोगों की, या मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो साहब की बात फरमा रही हैं, या उनके लोगों की, तो पहले तो बिलावल साहब ये फरमा दें कि इलेक्शन की रात तक वो जो मुस्लिम लीग नून के बारे में बयानियां दे रहे थे वो ठीक है, या इलेक्शन जीतने के बाद अब जो बयानियां दे रहे हैं वो ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना राशिद महमूद सोमरो साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में गुज़श्ता 2 साल से जारी सियासी मुखालिफतें सियासी दुश्मनियों में बदल गईं।
इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को लेकर मुल्की मीडिया बदल गया, अदलिया दो हिस्सों में बट गई, ब्यूरोक्रेसी में फ़र्क आ गया, हत्ता कि सिक्योरिटी इदारों में बड़े बड़े नामों को इस तकसीम के साथ जोड़ा जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया के दौर में सियासी नफरतों का आलम यह हो गया कि एक एक घर के 2 अफराद तक आपस में तकसीम होकर बट कर रह गए। सिर्फ 10 रोज़ पहले तक हर पाकिस्तानी का मानना था कि इलेक्शन का मैदान लगेगा, जीत हार के फैसले के साथ ही ये जो सारी सियासी नफरतें हैं इनका खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हकीकत है कि कम से कम 100 अरब रुपए में होने वाली ये इलेक्शन सियासी तकसीम को ख़त्म करने का हदफ हासिल नहीं कर सके। ये हकीकत है कि इलेक्शन के नताइज में धांधली के इल्ज़ामात सिर्फ हमेशा वाले इल्ज़ामात नहीं हैं। ये भी हकीकत है कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर रात में नताइज और थे और सुबह नताइज और। ये भी हकीकत है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फ़र्क अब की बार कौम हज़म नहीं कर पा रही है। ये भी हकीकत है कि इलेक्शन मतनाज़े हो नहीं रहे, इलेक्शन मतनाज़े हो चुके हैं। ये भी हकीकत है कि धांधली को जवाज़ बनाकर जीतने वाले खुद ही अपनी सीटों को आज छोड़ रहे हैं। ये भी हकीकत है कि पहली बार कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। ये भी हकीकत है कि इलेक्शन से पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होना एक हकीकत बन गया था। ये भी हकीकत है कि ये इलेक्शन सियासी जमातों में कम और अवाम और निज़ाम के दरमियान ज़्यादा लड़ा गया। ये हकीकत है कि अवामी मैंडेट का एहतराम आज से पहले कभी हुआ ना आज होता हमें नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितना मतनाज़े आज नज़र आ रहा है इससे पहले कभी नहीं था। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स धांधली का हिस्सा बनने पर आज एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं। आज मुल्क में किसी सियासी इत्तेहाद में सियासी एतमाद बाकी नहीं रहा। आज हारने वाले खुश हैं, ना ही जीतने वाले खुश हैं। अब इसका हल क्या है? जो हुकूमत बनने जा रही है क्या खाका होगा, क्या डिलीवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मुद्दत पूरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे सीनियर माहिर कानून मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, जैसे मैंने कहा कि हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना एक सियासी अदम इस्तेहकाम था, इलेक्शन होते ही सारे मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं, 2013 में भी धांधली के इल्ज़ामात लगे, 18 में भी लगे, लेकिन अब की बार जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं और जो रिएक्शन आ रहा है, जीतने वाले अपनी सीटें छोड़ रहे हैं, ये आपको कैसा सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है चौधरी साहब? ये मुस्बत बातें हैं। लोग अपने वोट को इज़्ज़त दें और तहफ़्फ़ुज़ दें, तो ये बड़ी एक पाकिस्तान के सियासी माशरे में तो एक मुस्बत कदम होगा। और अभी भी करना इनको बहुत सारा अभी बाकी है काम। और इसमें एक पर ये भी देखो ना शाजिया के इस मर्तबा जो कुछ हुआ है, जितनी आइन शिकनी हुई है, कभी कोई सोच ही नहीं कर सकता कि ये पहले जो कदम उठाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसने पहले जो किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे पंजाब के और खैबर के। अगर वो उस वक्त उसी मियाद के अंदर कर लिए जाते और फिर उसके बाद अब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे होते, तो एक सुकून का माहौल, आधा इलेक्शन हो गया है और बर वक्त हुआ है। इन्होंने जी वो खुला रखा, कभी 30 अप्रैल तारीख दे दे, कभी 8 अक्टूबर की भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसने दिया 8 अक्टूबर किस हवाले से? बस 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएगा। फिर ये 8 फरवरी पे चलो आ गए, पर एक पूरे साल से ज़्यादा 2 सूबों में कोई 70% आबादी पाकिस्तान की, उसमें इन्होंने कोई इलेक्शन ही नहीं होने दिया जो कि लाजिम था विदिन 90 डेज। बिल्कुल। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको हुक्म दिया कि 13 मई को इलेक्शन कराओ, इन्होंने वो उसकी परवाह ही नहीं की, सोचा ही नहीं। एक दफ़ा एक कोई बयान नहीं आया कि जी इलेक्शन कमीशन ने
13 मई की डेडलाइन को मीट करने के लिए ये एक मीटिंग ही बुला ली है ना, और सुप्रीम कोर्ट की भी कोई परवाह नहीं, ये आइन शिकनी है। फिर आप ने असेंबली जब डिसॉल्व की, ये कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, तो अब कौमी असेंबली के साथ ये एक दिन पे कराना चाह रहा है कि बस एक दिन पे हो जाए ये इलेक्शंस, सारे इलेक्शन। इसमें मुझे नहीं समझ आई है किस तरह आइन के मुताबिक है। अब कल एक चीफ मिनिस्टर महीने बाद डिसॉल्व कर देता है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को या बलूचिस्तान की असेंबली को, वो क्या 3.25 साल इंतज़ार करेंगे कि बाकियों की मियाद भी पूरी हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर इलेक्शन हो एक साल। ये वफाक है, वफाक में इस तरह नहीं होता। पर वफाक में ये भी देखें, ये भी देखने में आया कि एक सियासी जमात से आपने उसका वोट ही ले लिया। बिल्कुल, ये ना सुप्रीम कोर्ट समझी, बिल्कुल नहीं समझी। ये चीफ जस्टिस साहब प्रिजाइड कर रहे थे खुद, और वो ये लगे रहे कि ये पार्टी का निशान, आपकी पार्टी का ये निशान, आपकी पार्टी का वो निशान। ये तो पार्टी का निशान ही नहीं है, ये तो वोटर का निशान है। ये तो अनपढ़ वोटर को की सहूलत के लिए है कि वो अपना जो हक है उसका, बिल्कुल, वोट डालने का, उसको एक्चुएट कर सके, उस पर अमल दरामद कर सके। सो ये तो आप ले ही नहीं सकते। अगर आप वोटर लिस्ट पे नाम कटवाना चाहें किसी का, तो आपको 1.5 साल लगेगा कम अज़ कम, गवाहियाँ लानी इस पड़ेंगी। सब के बावजूद भी 8 फरवरी को जो लोग निकले, बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने वोट दिया, और अब जिस तरीके के इंकशाफात आ रहे हैं, जीतने वाले भी कह रहे हैं कि हमें धांधली वाली जीत कबूल नहीं है, तो अब आपको लग रहा है अब सीटें, जिनको तहरीक इंसाफ की सीटें भी अगर किसी को लेके दी गई हैं, जो तहरीक इंसाफ बात कर रही है, वो अब जीतने वाले हुकूमत बनाने को तैयार क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती, नून लीग भी नहीं बना रही है उनके बगैर। मैंने तो कम से कम 4 MNAs के कागजात जो रिटर्न हुए हैं देखे हैं, और उन्होंने उनमें इतनी डिस्क्रेपेंसी है, इतनी लीड है, जितने बाकी वोट, टोटल बाकी वोट नहीं, उससे ज़्यादा लीड है। तो अगर सब के सब 100% भी वो नून लीग के कैंडिडेट को डाल भी दो वो, तो वो उतने नहीं बनते जितने एक सियासी जमात ने, जिसके पीछे ये बिल्कुल एक अज़म के साथ पड़ गए हैं, और बस एक ही इनके ज़हन में, और सारे मुल्क की सियासत ख़राब कर रहे हैं। नहीं तो अब आपको लग रहा है कि ये हुकूमत अगर बन जाती है, पीपल्स पार्टी मान भी जाती है, ये हुकूमत चल सकेगी, अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? ये तो मुद्दत तो पूरी कोई करती नहीं है हमारे यहाँ। पूरी की है अगर किसी हुकूमत ने, तो वो बुनियादी तौर पे आसिफ जरदारी, सदर आसिफ जरदारी का एक उनको गिफ्ट था, समझ लें कि हम नहीं आपको हटाएंगे, वरना उन पे भी जो केस बने, और उनकी अपनी गवर्नमेंट के दौरान बने। नून लीग पे जितने केसेस बने जिसमें वो गिरफ्तार हुए, वो अपनी ही गवर्नमेंट के दौरान हुए। शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो है, ये क्या होता या क्या ना होता है, इसका तो कोई पाकिस्तान में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कतरा रही है काबीना का हिस्सा बनने से? जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, सिर्फ आईनी ओहदे लेकर साइड पर रहना चाहते हैं ताकि कल को हम आवाम को जवाब देना हो? क्या ये वजह आपको लग रही है क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे नहीं आ रही है? अब तो जो लास्ट इतला मुझे मिली है, और मीडिया से ही मिली है, मैंने जी हाँ, खुद नहीं कहा जा रहा है कि कुछ सतह तक मामला तय हो रहे हैं। हाँ हाँ, वो तय हो गए हैं बल्कि।
आपको क्या लगता है कि अब तहरीक इंसाफ को स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पे सामने आना चाहिए? चॉइस साहब, वो तो अभी कह रहे हैं कि हमें 180 सीटें हैं, हम तो पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना पीटीआई को लग रहा है। अभी तो फैसले होने हैं और इनके लिए हुकूमत कोई बनने से रोक तो नहीं सकता, वक्त इनका इंतजार तो नहीं करेगा? नहीं, कोई कैलकुलेशन तो इन्होंने की होगी। हाँ, वो कैलकुलेशन, एक नक्शा तो इनके जहन में होगा, इनके कागज़ों पे भी हो, वो तो होगी। और इनकी मेरा ख्याल है तवक्को ये है कि जितनी इनके पास फॉर्म 45 है ना, हाँ। देखो असल डॉक्यूमेंट है फॉर्म 45। फॉर्म 45 पे उनके सारे या जितने मौजूद हों जो वो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके भी दस्तखत होते हैं, और जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उस पोलिंग स्टेशन का उसके भी दस्तखत होते हैं। हाँ। और तमाम कैंडिडेट्स के जो नुमाइंदे होते हैं उनके भी होते हैं। अगर वो अगर इनकार कर दे तो कुछ नहीं कर सकता कोई, पर वो अक्सर अगर मेरे एक पोलिंग स्टेशन में 150 ही निकले हैं, लेकिन वो जो पोलिंग एजेंट है वो तो अंदर सोच रहा है कि ये 150 से यहाँ निकले हैं गो, यहाँ 300 निकलने चाहिए थे एतजाज़ के, पर 109 निकले हैं। कोई बात नहीं, ये ट्रेंड नहीं है ये। और बाकी जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ से ये लीड पूरी हो जाएगी। मैं अपना 45 रूल 45 का सेक्शन 45 का जो फॉर्म है, हाँ। वो मैं ले लूँ। उस फॉर्म में हर उम्मीदवार को उस पोलिंग स्टेशन पे जितने मिले हुए हैं वो दर्ज है उस फॉर्म पे, वो लेके वो चला जाता है आरओ की तरफ। आरओ के पास सारे पोलिंग एजेंट्स, सारे पोलिंग स्टेशंस के सारे पोलिंग बूथ्स का जब आ जाता है नतीजा, उसने कंसोलिडेट करना। उसने एक तरह से उसका ये काम है कि वो गिनती करे वो उधर से, और एक अपने सामने जो फॉर्म 48 है उसमें वो लिख के, और पूरा अब सारे पोलिंग स्टेशंस के सारे वोट वो टोटल होके हर फॉर्म 47 पे आ गए। अब फॉर्म 47 को इकट्ठा किया तो आपको नतीजा मिल गया। अब ये है तो इतनी सिंपल सी बात, हाँ। पर इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस डाली हैं इन्होंने, मैंने कभी नहीं सुना सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहाँ वोटर्स को सिंबल दिया जाता है कि तुम्हारी पार्टी का ये सिंबल है, ये निशान है, इस पे मोहर लगानी है, क्योंकि वो अनपढ़ है, बिल्कुल वो इसी तरह जाते हैं। अब उनसे ये किसी जगह नहीं सुना। लेकिन आप एक बात बताएं ना, अब आप ये अवाम को इसको शऊर कहें, अब आप इसको क्या कहें कि सब कुछ करने के बाद भी अब तो लगता है कि निशान की भी अहमियत नहीं रही अवाम के नज़दीक। अवाम के नज़दीक लीडर की अहमियत है। आपको क्या लगता है ये बल्ले को वोट, ये इमरान खान को वोट पड़ा है, और ये इमरान खान की कोई कारकर्दगी का वोट नहीं पड़ा है। आप भी शायद इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे कि कारकर्दगी का वोट नहीं है। ये पिछले साल 2 साल में इस सिस्टम ने जो अवाम का हाल करके रख दिया है, या जो ज़्यादतियाँ आपने एक पार्टी के साथ कर दी हैं, आपको नहीं लगता ये अवाम उस गुस्से का इजहार किया है बैलेट बॉक्स के जरिए? चॉइस साहब। हाँ, गुस्सा तो बहुत है अवाम, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और वो समझते हैं कि उनका जो मैंडेट है वो चोरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत गुस्सा मैं देखता हूँ। सही सही। अब जो इनके शफाफ सामने आ रहे हैं, जो मुतमिन, कल आपने कमिश्नर रावलपिंडी का भी देखा जिसको कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। नून लीग ने तो पागल ही बना दिया है, उनका बस नहीं चलता, वो पागल खाने छोड़ के आए जाके लियाकत चट्टा को, पता नहीं अब कहाँ है वो। लेकिन क्यों इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है? इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं इनका कोई रोल ही नहीं होता, लेकिन समझ में नहीं आती, वो भी ब्यूरोक्रेट है, नीचे आरओज वो भी ब्यूरोक्रेट है। क्या वो कोई ऑर्डर दें तो आप समझते हैं कि वो मानने के पाबंद नहीं होंगे? उन्होंने जब बेतराफे जुर्म कर लिया कि मेरे कहने पे किया, वो करना नहीं चाह रहे थे, इसको कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। कमिश्नर है ही, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर 2-4 कमिश्नर, 2 डिप्टी कमिश्नर के, वो उसका इख्तियार उन पे चलता है, और ये उनको उनकी रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बात माननी पड़ती है। देखिए, सबूत 2 किस्म के बयान होते हैं। एक बयान सबूत होता है, खुद सबूत होता है, वो कैसे मैं आपको अर्ज करता हूँ।
एक बयान होता है कि सिंपल बयान है, मैं कहूँ जी मैं पोलिंग स्टेशन के सदर जो मेन कमरा है उसकी खिड़की की वजह से मैं अंदर देख रहा था, बाहर से अंदर देख रहा था। हाँ। तो अलिफ बे जीम दाल वगैरह वगैरह, और रिटर्निंग अफसर भी मैं देखता हूँ वही मौजूद है, और ये डब्बे बाहर रहे वोटों से। तो ये मैंने देखा है, ये एक बयान है जिसके खिलाफ है उसको कोई इसका असर नहीं होता। ये बयान सिंपल बयान है, सादा बयान, लेकिन अगर वो इसमें यही शामिल कर दे कि जी मैं भी उसमें था ठप्पे लगाने वालों में, और मैं भी वोट पकड़ के ठप्पे लगा के और पकड़ा रहा था और करवाने वालों में मैं भी डाल रहा था। हाँ। हाँ, अगर अपने जुर्म का वो एक तरह से एतराफ़ कर ले, हाँ, तो इकबाल जुर्म होता है। इसको कहते हैं कन्फेशन। ये स्टेटमेंट नहीं कहलाती, सही, ये कन्फेशन। बिल्कुल। ये इसमें एक समझा जाता है कानून के दायरे में कि एक आदमी क्यों अपने आप को कातिल भी साबित कर लेगा और अपनी ज़बान से कहेगा मैं कातिल हूँ। हाँ। इतना संगीन जुर्म अपने पे क्यों लेगा? बिल्कुल सही। सिर्फ इसलिए कि उसने 3 आदमियों के दुश्मनी में उनको मरवाना है, साथ फांसी खुद भी चढ़ जाना है। अब ये कमिश्नर कहता है मुझे फांसी लगाओ। हाँ, बिल्कुल। आप देखो, ये तो कन्फेशन है। कन्फेशन खुद तो फिर हाँ, यही मैं पूछने लगी हूँ, तो फिर इसमें सबूत की क्या? इसमें भी ऐसे केसेस में भी फिर सबूत की जरूरत है? जब आपने कन्फेशन ही कर लिया फिर सबूत कैसे? हाँ, बादियुन नज़र में प्राइमा फेसाई इट इज़ ट्रीटेड एज इनफ एविडेंस। जब तक कोई दूसरा जो ये तो अपने साथी मुल्ज़िमों के खिलाफ है। मैंने बयान दे दिया कि हम 4 नहीं, हम 5 थे, अब हम सारे इकट्ठे थे। अब मैं क्यों अपने खिलाफ बयान दूंगा कि मैंने इतना बड़ा घिनौना जुर्म किया कि मैं वोट पैकिंग करता रहा हूं? कौन कहेगा? बिल्कुल तो ये चीज़ इसको एक बयान और एक सबूत समझा जाता है, कन्फेशन को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कानून मेरे साथ थे बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।